नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में करीब 500 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप इन लोगों में से एक हैं तो आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक नए रिसर्च से यह पता चला है कि 10 साल से ज्यादा समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा 33% बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल कंपनियां इस खतरे को कम करके बताती हैं। नए रिसर्च में यह बात सामने आई है कि मोबाइल फोन बेचने वाली कंपनियों द्वारा कराई गई अलग अलग स्टडीज में लोगों को होने वाले नुकसान को कम करके दिखाया जाता है ताकि ऐसी कंपनियों का व्यापार चलता रहे। यानी दुनिया की बड़ी बड़ी मोबाइल फोन कंपनियां नकली रिसर्च के जरिए आपके साथ धोखा कर रही हैं। सच यह है कि आपके मोबाइल फोन में सिर्फ टावर के ही नहीं बल्कि ट्यूमर के भी सिग्नल हैं और इन सिग्नल्स के बारे में आज हम आप सबको, पूरे देश को बताएंगे। क्या कश्मीर में एक बार फिर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? यह सवाल एक बार फिर से उठा है क्योंकि कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो ये बताती हैं कि कैसे हमारे ही देश के एक हिस्से में लोगों की एक भीड़ खड़ी हो जाती है और आतंकवादी के जनाजे में आजादी के नारे लगाती है और हम चुपचाप देखते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में ऐसा ही हुआ है और हमारे पास आज इसका एक वीडियो है। जब यह वीडियो हमारे पास आया तो हमारे पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प यह था कि इस वीडियो को ना दिखाया जाए और चुप रहा जाए और दूसरा विकल्प यह था कि पूरी जिम्मेदारी के साथ इस घटना के प्रति पूरे देश को आगाह किया जाए और हमने आज दूसरे विकल्प को चुना है क्योंकि समस्या को नजरअंदाज करके उसका समाधान नहीं किया जा सकता। यह बड़े दुख की बात है कि भारत की छवि एक ऐसे देश की है जहां सिस्टम बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करता। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में अपना कोई काम करवाने जाते होंगे तो आपने भी ये बात महसूस की होगी और यही वजह है कि रिश्वतखोरी के विषय पर किए गए एक नए सर्वे में भारत सबसे आगे है, यानी पहले नंबर पर है। एशिया पैसिफिक के 16 देशों में भारत में सबसे ज्यादा रिश्वत दी जाती है। भारत के 69% लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने सरकारी काम करवाने में कभी ना कभी रिश्वत जरूर दी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक आईना है जिसमें भारत एक रिश्वतखोर देश नजर आता है। इस सर्वे के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे और ये एक ऐसा दौर है जिसमें भारतीय मीडिया विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इसी वजह से आए दिन आपको मीडिया के चाल चलन के बारे में शर्मनाक खबरें देखने को मिलती रहती हैं। आपको शायद याद होगा 2014 में रोहतक की दो बहनों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर छेड़खानी के विरोध में 3 लड़कों की पिटाई की थी। यह वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था और दोनों लड़कियां बहादुरी की मिसाल बन गई थी। उस वक्त सेलेक्टिव पत्रकारिता करने वाले हमारे डिजाइनर पत्रकारों ने आरोपी युवकों का मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया था, लेकिन अब एक स्थानीय कोर्ट ने तीनों आरोपी लड़कों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि 2014 में दोनों लड़कियों को बहादुरी की मिसाल बताने वाला मीडिया आज खामोश हो गया है। कोई भी उन तीनों युवकों के दर्द और मजबूरियों की बात नहीं कर रहा है। जी न्यूज ने तब भी इस मामले में सच्ची और ईमानदार रिपोर्टिंग की थी और आज भी हम इस मामले में सच्ची रिपोर्टिंग ही करेंगे। आज हम उन 3 युवकों की तकलीफें देश को दिखाना चाहते हैं जिनका जीवन मीडिया ट्रायल की वजह से तबाह हो गया। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस वक्त एक संदिग्ध आतंकी और यूपी एसटीएफ के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस संदिग्ध आतंकी का नाम सैफुल बताया जा रहा है। वो लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की हाजी कॉलोनी में एक घर में छुपा है। आतंकी मकान में अकेला है, उसके साथ कोई और नहीं है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक सैफुल को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए ऑपरेशन खत्म होने में वक्त लग रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर एक रेड की गई। जैसे ही दरवाजे को नॉक किया गया उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से हमको एक पिस्टल को कॉक करने की आवाज आई और हमारे पास ये भी पूर्व सूचना है कि इस व्यक्ति के पास में वेपन्स हैं अंदर और एमुनिशन भी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों से लगातार संपर्क में है। सतर्क है पूरे देश में, राज्य की पुलिस भी ठीक काम कर रही है और सेंट्रल से भी कोऑर्डिनेशन ठीक चल रहा है, स्टेट सेंट्रल का, इसलिए सब बातें हो रही है। रोक अच्छी लगी हुई है, कंट्रोल में है।
मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा है कि आज भोपाल उज्जैन ट्रेन में हुआ धमाका आतंकी वारदात है। पुलिस के मुताबिक एक आईईडी ब्लास्ट था। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच ये ब्लास्ट ट्रेन की एक जनरल बोगी में हुआ। धमाके से बोगी की छत क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के पिपरिया से 3 संदिग्धों को पकड़ा है। इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें अभी 3 लोगों को डिटेन किया गया है। उनसे हुई प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार वे 3 उसमें इन्वॉल्व थे। हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को सारा शेयर किया। सेंट्रल एजेंसीज ने फिर ये सारी इंफॉर्मेशन यूपी पुलिस को दी और यूपी पुलिस उस सूचना के आधार पर यूपी में अभी इनकाउंटर चल रहा है। इस बीच ये आशंका भी जताई जा रही है कि लखनऊ के घर में छुपे संदिग्ध आतंकी सैफुल से ट्रेन ब्लास्ट का संबंध हो सकता है। ट्रेन ब्लास्ट में 9 यात्री घायल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बहकाया गया था। पारिवारिक कलह पर बोलते हुए साधना ने कहा कि विवाद बाहरी लोगों की वजह से हुआ। वो उसने भी पता नहीं कैसे ये सब कर डाला, लेकिन जो उसके दिल में है ऐसा नहीं है। पिता के प्रति आदर है। साधना ने समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव की भी पैरवी की। उन्होंने कहा कि वो बस ये चाहती हैं कि मुलायम सिंह का सम्मान बना रहे। हमारे घर को बर्बाद किया है लोगों ने। शिवपाल जी ने बहुत किया, नेताजी के बहुत काम किए, नेताजी की बहुत सेवा करी। जैसे एक छोटा भाई एक बेटा करता है उस तरीके से करी। नेताजी का भी बहुत प्यार है उनके ऊपर। जो भी था, नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था और सब ठीक था, पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था। साधना यादव ने कहा कि वो अपने बेटे प्रतीक यादव को राजनीति में आगे बढ़ते देखना चाहती हैं, लेकिन सीएम बनने का आशीर्वाद उन्होंने अखिलेश को दिया है। यूपी में आखिरी चरण के चुनाव के लिए कल 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, अनुप्रिया पटेल और महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली में भी कल वोट पड़ेंगे। 2012 के विधानसभा चुनाव में इन 40 सीटों में से 23 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी ने 5, बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। मणिपुर में 6 जिलों की 22 सीटों पर कल वोटिंग होगी, जिसमें सीएम इवोबी सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की किस्मत दांव पर होगी। उत्तर प्रदेश में गैंगरेप के आरोप में फंसे मंत्री गायत्री प्रजापति के 2 करीबियों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। दोनों से अब लखनऊ में पूछताछ हो रही है। उन्हें दिल्ली से सटे यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे के पास जेवर से कल रात गिरफ्तार किया गया था। 2 बार तो मुलाकात हुई होगी, मगर ये टोटल केस फर्जी है। हमें तो जानती ही थी। अब जानने का मतलब ये थोड़ा ना कि आरोप हमने किया है और आरोप लगा दिया। गायत्री प्रजापति का गनर चंद्रपाल भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही प्रजापति को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कतई कोई प्रेशर नहीं है, हम पे कोई दबाव नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही चैलेंज है कि हम जो भी विवेचना करें वो न्याय संगत करें, एविडेंस बेस्ड करें। इस बीच आज प्रजापति पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार कार्रवाई जो होनी पूरी कार्रवाई करेगी। दोषी अगर है तो उस पर कार्रवाई होगी। सरकार पूरा सहयोग करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी और वो चीज आपके सामने आ जाएगी। 1 आध दिन की बात है, पूरी कार्रवाई आपके सामने आ जाएगी। उधर गैंगरेप के दूसरे मामले में आरोपी बीएसपी उम्मीदवार बज़मी सिद्दीकी ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बज़मी अयोध्या के बीएसपी कैंडिडेट हैं। इस मामले में 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने आज नर्मदा नदी पर बने 4 लेन के केबल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के बनने से अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर भरूच में लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने दहेज में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में महंगाई काबू में आई है। पूरा अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ, सब पॉलिटिकल पार्टियां नाप शनाप जो भी हम पर कह सकते थे कहते थे, लेकिन पूरे चुनाव अभियान में महंगाई को लेकर के इस सरकार पर कोई आरोप नहीं हुआ। पीएम मोदी कल सोमनाथ मंदिर का दौरा भी करेंगे। साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सरपंचों के राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेएन साई बाबा को नक्सलियों से संपर्क रखने और देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली कोर्ट ने आज जेएन साई बाबा, जेएनयू
भारत ने श्रीलंका से भारतीय मछुआरे की मौत का मामला उठाया है। आरोपों के मुताबिक श्रीलंकाई सेना की फायरिंग में कल 22 साल के ब्रिजो की मौत हुई है। तमिलनाडु के रामेश्वरम का ब्रिजो समुद्र में मछली पकड़ने गया था। फायरिंग में एक और भारतीय मछुआरा घायल हुआ है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त तरनजीत सिंह संधू ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे के सामने ये मामला उठाया। भारत ने कहा कि भारतीय मछुआरे पर फायरिंग दोनों देशों के बीच की सहमति के खिलाफ है। बहुत उच्च स्तर पर श्रीलंका में कोलंबो में अपने हाई कमीशन के जरिए वहाँ की सरकार के साथ हमने ये बहुत ही सीरियस कंसर्न, डीप कंसर्न है हमारा इस मुद्दे पर। भारतीय मछुआरे की मौत पर रामेश्वरम समेत पूरे तमिलनाडु में नाराजगी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दुनिया की 10 सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में IISc बेंगलुरु को 8वां स्थान मिला है। ये रैंकिंग स्मॉल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में की गई है। 5000 से कम छात्रों वाली यूनिवर्सिटी को स्मॉल यूनिवर्सिटी माना जाता है। ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय शिक्षण संस्थान ने दुनिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में जगह बनाई है। इस रैंकिंग में अमेरिका की कैलटेक यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले नंबर पर रही। मुंबई में प्याज और दाल की अच्छी कीमत न मिलने से नाराज किसानों ने विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने विधायकों की गाड़ियों पर भी दाल और प्याज फेंके। किसानों का आरोप है कि उन्हें फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है। जो अनुदान वो सरकार ने तय किया था वो बहुत ही कम है, तो ये प्याज के लिए बहुत ज्यादा अनुदान देना चाहिए और जो तूर दाल है वो दाल के लिए भी अनुदान जारी होना चाहिए। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया। किसानों के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। महाराष्ट्र में इस बार प्याज की बम्पर फसल पैदा हुई है, लेकिन आरोपों के मुताबिक किसानों को उचित कीमत नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान को कल 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश होने को कहा है। मामला 2013 के इंजीनियर्स भर्ती घोटाले का है। आजम खान हाई कोर्ट से जारी जमानती वारंट पर राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। पिछली सुनवाई में आजम के पेश न होने पर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में आजम के वकील ने कहा कि वो 11 मार्च को यूपी के चुनावी नतीजों के बाद पेश होना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में पूछा कि वो कहां हैं, लखनऊ में या इलाहाबाद में? क्या उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है? इसके साथ ही आजम की अपील ठुकरा दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के मुताबिक भारत एशिया पैसिफिक में रिश्वत लेने देने के मामले में नंबर 1 पर है। इंटरनेशनल एंटी ग्राफ्ट राइट्स ग्रुप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस सर्वे 2016 में एशिया पैसिफिक के 16 देशों में किया, जिसमें 22,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में 69% भारतीयों ने माना कि पिछले 1 साल में अपना काम कराने के लिए उन्हें कम से कम एक बार रिश्वत देनी पड़ी है। रिश्वत देने में भारत में 2015 के मुकाबले 2016 में 41% का इजाफा हुआ। ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के तहत किए गए इस सर्वे में रिश्वत लेने में सबसे ऊपर पुलिस विभाग रहा, तो रिश्वत देने में सबसे आगे गरीब तबका रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि सरकार को अपना एंटी करप्शन कैंपेन और सख्त करना चाहिए। भारत ने बेंगलुरु टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 75 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर कर ली है। टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 188 रन बनाने थे, लेकिन आर अश्विन की शानदार गेंदबाजी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम 112 रन पर ऑल आउट हो गई। अश्विन ने 6 विकेट लिए, जबकि उमेश यादव ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आज 4 विकेट पर 213 रन के स्कोर से आगे खेलते हुए टीम इंडिया दूसरी पारी में 274 रनों पर आउट हो गई। चेतेश्वर पुजारा जहां शतक बनाने से चूक गए, वहीं रहाणे भी हाफ सेंचुरी बनाने के बाद आउट हो गए। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी बनाने वाले KL राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अब 16 मार्च को रांची में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा।